कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और जैसा कि हमने अपना जो आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस को टारगेट करके जो पीवाईक्यू की सीरीज़ स्टार्ट करी थी, आज वो सीरीज़ का अपना सेकंड डे है। और कल हमने हिस्ट्री के पीवाईक्यू सॉल्व किए थे और उसी सीरीज़ में आज सेकंड डे में हम अपने ज्योग्राफी के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और यहाँ से समझेंगे कि ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से आरओ एआरओ या फिर जो यूपीपीसीएस है वहाँ कौन सी ऐसी थीम्स हैं जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, या फिर कोई थीम से अगर सवाल आ रहा है तो सवाल की गहराई कितनी है, सवाल फैक्चुअल ज़्यादा है या फिर मतलब कंसेप्ट बेस्ड है। तो अगर हम 2024 के अगर इस सवाल की इस पेपर की बात करें तो हम देखेंगे कहीं ना कहीं कि हमें ये जो 2024 वाला पेपर था इसमें हमें दोनों ही चीज़ें बराबर मात्रा में देखने को मिली। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि यहाँ हमें फैक्ट भी अच्छे खासे देखने को मिले। फैक्ट मतलब इन डिटेल फैक्ट पूछ रहा कि मतलब लंबाई तक पूछ रहा कि एक्चुअली इसकी लंबाई ये है या नहीं है। तो मतलब ये फैक्ट देख के हम क्या बोल सकते कि हमें फैक्ट की एक अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। और दूसरी बात करें तो यहाँ जो कंसेप्ट है उसका भी अच्छा खासा बोलबाला देखने को मिला है, क्योंकि हम देखेंगे यहाँ कि फिजिकल ज्योग्राफी में कुछ ऐसे कंसेप्ट पूछे गए जो कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज को मैच करते हैं या फिर कहीं ना कहीं जो अच्छे खासे माने जाते हैं। तो आज हम देखेंगे हमने क्या समझा। हमने कहा कि फैक्ट अच्छे खासे पूछे गए और दूसरा यहाँ फैक्ट के साथ यहाँ कंसेप्ट का अच्छा खासा बोलबाला देखने को मिला। फैक्ट प्लस कंसेप्ट। आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब ये पेपर आप सॉल्व करो, यहाँ जब मैं आपको ये पेपर सॉल्व करवाऊँ देन ये आपकी ड्यूटी है या ये आप करना एक बार, आप इस पेपर को खुद से दोबारा एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना। और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर आपने यहाँ अच्छे से देखा और चीज़ों को ढंग से समझा तो आप दोबारा खुद से पेपर सॉल्व करने लगोगे, क्योंकि यहाँ हम जो भी सवाल करेंगे उस सवाल को प्रॉपर इन डिटेल उसको समझेंगे कि एक्चुअली उसका 360 डिग्री समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर अभी एग्जामिनर वहाँ तक टच कर रहा तो हम ये कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगली बार एग्जामिनर थोड़ा आगे बढ़ के और कुछ ना पूछ ले। तो इस वजह से हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर हम कोई टॉपिक करें तो उसका जो इर्द गिर्द वाला डाटा है उसको भी साथ में करते जाएं। तो इसी कड़ी में अपना जो पहला क्वेश्चन है अपन उसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना आरओ एआरओ का जो 2024 में हुआ था पेपर उसका। हाँ, पहला सवाल है, हमें कुछ माउंटेन रेंजेस दिए गए और हमें उनका कॉन्टिनेंट दिया गया और हमें क्या पूछा गया, हमें पूछा गया कि ये माउंटेन कहाँ लाई करते हैं, मतलब कौन से ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे ये लाई करते हैं। माउंटेन में हमारे पास एंडीज है, अल्ताई है, अल्प्स है और अपेलेचियन है। ये चार माउंटेन है और यहाँ पे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के तौर पे दिए गए हैं और हमें पूछा गया है कि इनका मैचिंग क्या होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को 10 सेकंड का टाइम दे रहा, आप खुद सोच के बताइए कि इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। एंडीज, अल्ताई, अल्प्स, अपेलेचियन, इसमें से कुछ ऐसे माउंटेन हैं, अगर अपन रेगुलर पढ़ रहे हैं तो कुछ तो ऐसे माउंटेन हैं जो कहीं ना कहीं हमें पता होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं हम एंडीज माउंटेन। एंडीज के बारे में अगर अपन जाने तो एंडीज कहीं ना कहीं जो दुनिया वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज के तौर पे हमें से याद करती हैं। अब इसका कुछ ज़रूरी डाटा है वो अपन समझते हैं, क्या ज़रूरी डाटा हो सकता है। हाँ, एंडीज के बारे में मैंने क्या आपको बताया कि ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। कैसी है? लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज मानी जाती है एंडीज को। हाँ, और ये कहाँ देखने को मिलेगी? ये आपको देखने को मिलेगी साउथ अमेरिका में, यानी कि एंडीज आपको साउथ अमेरिका में मिलेगा। अल्ताई माउंटेन आपको मिलेगा एशिया में। अल्ताई मिलेगा आपको एशिया में, यस। और अल्ताई की भी बात करेंगे अगर अपन कि अल्ताई माउंटेन प्रॉपर कहाँ मिलता, हम देखेंगे कि ऊपर हमें मिलेगा रसिया और नीचे मिलेगा चाइना और यहाँ मंगोलिया और यहाँ कजाकिस्तान। ये ऐसी कुछ कंट्री हैं, अभी मैं आपको मैप में विजुअलाइज करवाऊंगा कि ये सब कंट्री कहाँ लाई करती हैं। तो रसिया, चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान वाले एरिया में ये आपको देखने को मिलेगा।
तो हमने 2 माउंटेन समझ लिए। अब अपना तीसरा जो है वो है अल्प्स माउंटेन। और अल्प्स के पर्वत तो मतलब यूरोप में बहुत फेमस हैं, क्योंकि यहाँ की ब्यूटी बहुत फेमस है, यहाँ मतलब सुंदरता बहुत देखने को मिलती है। तो अल्प्स माउंटेन कहाँ देखने को मिलेगी? ये आपको मिलेंगे यूरोप में। और बच्चे कुछ अपेलेचियन माउंटेन, अपेलेचियन कहीं ना कहीं ये आपको मिलेंगे नॉर्थ अमेरिका में। अपेलेचियन माउंटेन कहीं ना कहीं इन्हें रेसिडुअल माउंटेन के तौर पे याद रखा जाता है। अब सम क्वेश्चन आता है यहाँ से कि रेसिडुअल माउंटेन एक्चुअली होता क्या है। देखो, अगर हम माउंटेन फॉर्मेशन की बात करें, तो माउंटेन 2 तरीके के होते हैं। एक होते फोल्ड माउंटेन, एक होते ब्लॉक माउंटेन। एक होते फोल्ड माउंटेन और एक होते ब्लॉक माउंटेन। अब हम ये नहीं पढ़ेंगे, ये तो हम अपकमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे ये कैसे बनते, क्या बनते। तो जो अभी हमारे पास ये एग्जाम्पल हैं, जो चारों ही एग्जाम्पल हमें जो दिए गए हैं, ये कहीं ना कहीं चारों ही एग्जाम्पल फोल्ड माउंटेन के हैं। ये किसके एग्जाम्पल है? ये चारों ही फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल है। अब यहीं से एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता समझो। यूपीपीसीएस में पूछ सकता क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोल्ड माउंटेन, इनमें से कौन सा फोल्ड माउंटेन नहीं है। तो हमें क्या याद रखने हैं? चारों ही फोल्ड माउंटेन है यहाँ पे। और इनका कॉन्टिनेंट पूछ सकता है, तो कॉन्टिनेंट मैंने आपको बता ही दिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए का जाएगा 4, ए का जाएगा 4 और बी का जाएगा 3, बी का जाएगा 3, ए का 4, बी का 3, अपेलेचियन का जाएगा डी का जाएगा 2, डी का 2, ए का 4, बी का 3, डी का 2। यस, ये हो गया। ठीक है, चलो पहला सवाल हमारा कंप्लीट होता है और आई होप आपको ये सवाल समझ में आया हो। अब इसका मैं थोड़ा सा आपको मैपिंग दिखा देता हूँ कि एक्चुअली ये कहाँ लाई करते हैं माउंटेन। क्योंकि ज्योग्राफी में अगर अपन चीज़ को विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे, तो वो हमारे दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रिटेन करती है। तो देखते हैं हम कहाँ हैं यहाँ पे। बाकी का आप लोग अपने जो भी आपको डाउट हुआ करें ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री में, तो आप उन्हें कमेंट में ज़रूर बताएं। आई विल ट्राई कि जो भी आपके डाउट हो उन पे मैं एक वीडियो बनाऊं और उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूं। तो अपन को देखना था माउंटेन रेंजेस में। यस, हाँ, इसमें समझते हैं। इसमें हम देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि एंडीज अपन को कहाँ मिलेगा? एंडीज मिलेगा हमें साउथ अमेरिका में। तो ये है अपना एंडीज, एंडीज अपना साउथ अमेरिका में। अब सवाल आता एंडीज साउथ अमेरिका में कहाँ है? तो साउथ अमेरिका में वेस्टर्न जो कोस्ट है या फिर वेस्टर्न मार्जिन है वहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसी अपेलेचियन, ये ज्योग्राफी में एक ऑब्जर्वेशन बहुत रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब ऑब्जर्वेशन बेस्ड भी सवाल आ रहे हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। ये अपेलेचियन है, ये किस साइड है? ये हमने देखा ये ईस्टर्न साइड है। कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका के। अल्प्स को देखो, अल्प्स कहाँ है? अल्प्स कहीं ना कहीं यूरोप का है। और यूरोप में भी अगर देखा तो यूरोप में ये सेंट्रल यूरोप के अंदर आता है। और इसको देखें अगर हम, किसको? अल्ताई माउंटेन, अल्ताई माउंटेन, अल्ताई कहाँ है आपका? एशिया में। आई होप आपको चारों माउंटेन का जो एक कहाँ पे ये लाई करते हैं वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब ये चारों हमारे डाउट क्लियर हो गए कि कौन सी चीज़ कहाँ पाई जाती। नाउ अब हम ये क्वेश्चन को यहीं तक कवर करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। और आगे अपना सवाल देखते हैं। अपन आगे कौन सा सवाल है? दूसरा सवाल। इस बार अच्छा, ये सवाल से अपन क्या अंदाज लगा सकते हैं कि मैपिंग अच्छी होनी चाहिए। मैपिंग तो मतलब हमें पता होना चाहिए कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ है, उस कॉन्टिनेंट में कौन से मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स। फिजियोग्राफिक रीजन से मतलब होता है कि वहाँ की कुछ फिजियोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। कहाँ पे माउंटेन्स हैं, कहाँ पे प्लेन्स हैं, कहाँ पे नदियाँ हैं, कोई फेमस नदी तो नहीं है वहाँ पे, कोई फेमस वहाँ पे माउंटेन तो नहीं है, ये सब पता होना चाहिए। चलो अब अपन सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, विथ रेफरेंस टू द राइन रिवर इन यूरोप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन राइन रिवर के बारे में हमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि ऐसे कौन से स्टेटमेंट है जो कहीं ना कहीं करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम, राइन रिवर इज एन इम्पोर्टेंट पाथवे फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन नॉर्दर्न जर्मनी। ये देखो, अब यहाँ ऐसे ऐसे सवाल, तो अपन को डायरेक्शन का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। नॉर्दर्न जर्मनी, पोर्ट ऑफ रोटरडैम इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ राइन रिवर। जो रोटरडैम का जो पोर्ट है वो राइन रिवर के माउथ पे लोकेटेड है। ये दोनों बातें बोली गई हैं। अगर हमने ज्योग्राफी पढ़ा है तो हमें इतना आइडिया रहता है कि राइन रिवर को हम कैसे याद रखते हैं। राइन रिवर को हम बस इतना हमें जानकारी रहता है क्या कि राइन रिवर यूरोप की एक
मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर के तौर पे याद रखी जाती है। जैसे कि अपने यहाँ गंगा वगैरह है ना, गंगा है, या फिर हम ब्रह्मपुत्र देखें तो ये इनका इंडिया के रिस्पेक्ट में काफ़ी सिग्निफिकेंस माना जाता है। तो इन द सेम मैनर अगर हम यूरोप में बात करें तो यूरोप में हमें कौन सी नदी मिलेगी? राइन नदी। तो यूरोप में राइन नदी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिवर है। अब ये दूसरा सवाल है क्या कि जो पोर्ट ऑफ रोटरडैम, जो रोटरडैम का बंदरगाह है वो राइन नदी के मुहाने पे स्थित है। माउथ मतलब मुहाना, मुहाना यानी कि जब नदी, कोई भी नदी जब जाके समुद्र में मिलती है तो उसे बोलती है मुहाना। तो अब चेक करते हैं, चलो इसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली क्या है सीन। तो मैंने आपको बताया क्या है कि राइन रिवर है, राइन रिवर यूरोप की वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर के तौर पे हम याद रखते हैं इसको। राइन रिवर हो गई। इसके बारे में पहली बात याद रखो, ये कहाँ की है? मैंने बताया आपको यूरोप की है। कहाँ की है? यूरोप की रिवर है। अब ये या तो ये तो हो गया कहाँ से, अब ये होता है ये कहाँ से निकलती है। तो कुछ कंट्री बना रहा हूँ मैं, आप उनको याद रखना और वो याद करना जरूरी है, क्योंकि इस बार इन्होंने ये पूछा राइन रिवर जर्मनी में फ्लो कर रही है, कौन सा उस पर पोर्ट है। अगली बार पूछ सकते हैं कि राइन रिवर कौन से कंट्री से फ्लो करती, तो उसके लिए अपन थोड़ा सा इसको करते हैं। राइन रिवर मैंने बताया आपको कहाँ निकलेगी, सबसे पहले राइन निकलेगी आपका स्विट्जरलैंड। कहाँ से? स्विट्जरलैंड से निकलेगी। राइन स्विट्जरलैंड से निकलेगी। स्विट्जरलैंड से कहाँ जाएगी? स्विट्जरलैंड से ये जाएगी कहाँ? लाइचेस्टेनस्टीन, LIECH, लाइचेस्टेनस्टीन। ये एक छोटी कंट्री है, याद कर लो, लेकिन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के तौर पे। राइन रिवर कहाँ से? सबसे पहले मैंने बताया आपको स्विट्जरलैंड, फिर लाइचेस्टेनस्टीन, उसके बाद ये जाएगी आपकी ऑस्ट्रिया में। कहाँ? ऑस्ट्रिया में। और ऑस्ट्रिया से फिर ये कहाँ जाएगी? ऑस्ट्रिया से जाएगी ये फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस में। और फ्रांस से जाएगी ये जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। सबसे पहले स्विट्जरलैंड से आई, स्विट्जरलैंड से लाइचेस्टेनस्टीन पे गई, फिर वहाँ से ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से फिर फ्रांस, फ्रांस से जर्मनी, और जर्मनी से फिर यहाँ एक कंट्री और है जिसको हम बोलते नीदरलैंड। कौन सी? नीदरलैंड कंट्री। तो टोटल कितनी कंट्री हो गई? 1 2 3 4 5 6 कंट्री से ये रिवर पास हो गए। फिर यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, यहाँ पे एक वाटर बॉडी है जिसे हम बोलते क्या? नॉर्थ सी। ये सवाल पूछा जाता है कि एक्चुअली में राइन रिवर कहाँ ड्रेन करती, तो राइन रिवर कहाँ जाती? सीधी फिर जाके ये कहाँ मिल गई? ये मिल गई नॉर्थ सी में। अब जैसे ये नीदरलैंड में फ्लो कर रही, सपोज करो ये है नीदरलैंड, जब ये नीदरलैंड में फ्लो कर रही थी, जिस टाइम पे ये नीदरलैंड में फ्लो कर रही थी, उसी टाइम पे वहीं एक डैम है और उस डैम को हम बोलते रोटरडैम। क्या बोलते? रोटरडैम। याद रखना, नीदरलैंड में एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है उसे बोलते रोटरडैम, और ये कहाँ है? ये राइन नदी के मुहाने पे स्थित है। कहाँ पे? मुहाने यानी कि माउथ पे स्थित है, यहाँ है ये। अगर हम इसे समझे वो अगर नीदरलैंड समझे तो यहाँ पे ये है आपका पोर्ट ऑफ रोटरडैम। इसी के साथ राइन रिवर में अपना जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो इतना ही है, इसको अपन समझते हैं दोबारा से। राइन रिवर यूरोप से निकलती है, राइन रिवर स्विट्जरलैंड से निकलेगी, लाइचेस्टेनस्टीन को क्रॉस करके ऑस्ट्रिया पे पहुंचेगी, ऑस्ट्रिया से फ्रांस को जाएगी, फ्रांस से जर्मनी जाएगी, और जर्मनी से नीदरलैंड पे जाएगी, नीदरलैंड से फिर ये नॉर्थ सी में ड्रेन हो जाएगी। इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात याद रख लेते हैं जो पूछा जाता है कि ये कौन सी माउंटेन से पास होती है, तो ये अल्प्स माउंटेन से पास होती है। कौन सी माउंटेन से? अल्प्स। और इसके पहले अपन पढ़ के आए ना कि अल्प्स कहाँ पाए जाते? अल्प्स यूरोप में पाए जाते। और अल्प्स किसके एग्जाम्पल हैं? ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन माने जाते हैं। फोल्ड माउंटेन क्या होता है ये अपन अपकमिंग वीडियो में जानेंगे, बट अभी के लिए इतना सफिशियंट है। अब दोबारा से अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन था? हाँ, राइन रिवर इज एन इंपॉर्टेंट पाथवे फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन नॉर्दर्न जर्मनी। यस, राइन रिवर क्या है ना, जब जर्मनी में फ्लो करती है तो जर्मनी के कुछ रीजन्स हैं, जैसे कि कोयला रीजन्स है, रूहुरी रीजन है, ऐसे कुछ रीजन्स हैं जर्मनी में, तो वहाँ ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस वजह से हम इंडस्ट्री में इसका काफ़ी सिग्निफिकेंस समझ सकते हैं। तो पहला आंसर एकदम सही है। पोर्ट ऑफ रोटरडैम इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ द राइन रिवर। तो अभी हमने पढ़ा था क्या कि रोटरडैम का पोर्ट कहीं ना कहीं कहाँ है? राइन नदी के माउथ पे है। तो दोनों बातें सही हैं। इसका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर शुड बी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। आया समझ? चलो ठीक है। अब इसका देख लेते हैं, अपन मैप देख लेते हैं कि इसका मैप क्या बोल रहा। मैप को थोड़ा समझते हैं।
और जो भी आपका अगर कोई डाउट हुआ करे तो आप लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप जरूर उसको बताएं। आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन द रिस्पेक्टिव टॉपिक। जो भी आप बताएंगे मैं उस पर कोशिश करूँगा कि एक वीडियो जरूर बनाएं। और ये जो भी मैं ये इसका जो सप्लीमेंट्री डाटा बता रहा हूँ, इसको आपका ये आप नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि अभी एग्जामिनर यहाँ तक पहुँच रहा है तो हम कुछ नहीं समझ सकते कि आगे एग्जामिनर का क्या मूड बन जाए और वो क्या पूछने लगे। हमें क्या देखनी थी, हमें देखनी थी अपनी राइन रिवर। कहाँ है राइन रिवर, कहाँ है, यहाँ, यस ये देखो यहाँ पे क्या है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था राइन रिवर कहाँ से निकलती है। राइन अपनी कहाँ से निकलती है, राइन निकलती है स्विट्जरलैंड से। ये है स्विट्जरलैंड, यहाँ स्विट्जरलैंड से जाएगी ऑस्ट्रिया। अब यहाँ देखो बीच में मैंने बताया था लाइचेस्टेनस्टीन को सिग्निफिकेंस यहाँ नहीं माना जाता, बट वो क्रॉस होती है। यहाँ एक बीच में और कंट्री है लाइचेस्टेनस्टीन, जो अभी मैंने आपको बताया था वो कंट्री है यहाँ पे। तो स्विट्जरलैंड हो गया, लाइचेस्टेनस्टीन हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया। ऑस्ट्रिया के बाद फिर ये फ्रांस में जाएगी, ये देखो फ्रांस में जा रही। फ्रांस से फिर कहाँ जाएगी, फ्रांस से फिर ये जर्मनी में जाएगी, और जर्मनी से फिर ये कहाँ जा रही है, रोटरडैम। और यही तो है रोटरडैम, ये देखो यहाँ पे ये पोर्ट है रोटरडैम का। और यहाँ ये कौन सी वाटर बॉडी है, मैंने अभी आपको बताई थी ये कौन सी वाटर बॉडी है, ये है आपका नॉर्थ सी। हैंस हम राइन रिवर के बारे में इतना समझ गए, मैप भी देख लिया। एक बार कोशिश करो, आप मन से बोलने की कोशिश करो। राइन रिवर कहाँ पढ़ा हमने, यूरोप में। कहाँ से निकली, स्विट्जरलैंड से निकली। स्विट्जरलैंड से फिर कहाँ जाएगी, लाइचेस्टेनस्टीन को जाएगी। देन उसके बाद ऑस्ट्रिया, फिर ऑस्ट्रिया से फिर वहाँ फ्रांस, फिर जर्मनी, उसके बाद नीदरलैंड, और देन नॉर्थ सी। ठीक, और ये कौन सी माउंटेन से, अल्प्स माउंटेन से। 2 सवाल हमारे हो गए। अब तीसरा सवाल देखें। यस, विथ रेफरेंस टू विक्टोरिया फॉल वंस मोर, मैपिंग का सवाल। तो मतलब इस बार तो यार यूपीपीसीएस में मैपिंग के बहुत ही सवाल, वो आरओ और यूपीपीसीएस में मैपिंग के बहुत ज़्यादा सवाल आने लगे हैं। फिर देखते हैं, विथ रेफरेंस टू विक्टोरिया फॉल इन अफ्रीका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ जम्बिया एंड मोजम्बिक। अब बताओ, मतलब यहाँ कोई फॉल्स है, उसका ये पूछ रहा है कि कौन किसके बॉर्डर पे लोकेटेड है। तो ये सवाल तो कहीं ना कहीं भाई हमें बहुत डिटेल मांगना पड़ेगा इसकी। इट इज सिचुएटेड ऑन जम्बेजी रिवर, क्या ये जम्बेजी रिवर पे सिचुएटेड है? चलो दोनों चीजें चेक करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख के अपन को क्या समझ में आया, इस क्वेश्चन को देख के अपन अपनी तैयारी को एक डायरेक्शन देंगे। क्या डायरेक्शन देंगे? अगर कोई भी हमें इंपॉर्टेंट वाटरफॉल, अगर कोई भी हमें इंपॉर्टेंट माउंटेन, अगर कोई भी इंपॉर्टेंट हमें वाटर बॉडी ऐसा कुछ समझ में आता है तो हम उसका प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और उसको प्रॉपर यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। इट इज़ लोकेटेड ऑन दी बॉर्डर ऑफ जम्बी एंड मोजम्बिक। सबसे पहले अपन ब्लैंक मैप पे थोड़ा इसका कहानी समझते हैं, देन चलते हैं। मैंने आपको क्या बताया? अच्छा ठीक है, विक्टोरिया फॉल के बारे में क्या क्या आपको याद रखना चाहिए? सबसे पहला है कि विक्टोरिया फॉल। अच्छा ये सोचो कि वाटरफॉल्स तो बहुत ज़्यादा है विक्टोरिया फॉल, लेकिन फिर विक्टोरिया के बारे में ही क्यों पूछ रहे हैं? तो इसका एक रीज़न है क्यों ये विक्टोरिया के बारे में पूछ रहे हैं। यार मल्टीपल रीजन्स अक्रॉस द ग्लोब, भाई वाटरफॉल्स तो मल्टीपल्स हैं, बट क्या कारण है कि विक्टोरिया पूछ रहे हैं? तो विक्टोरिया का कारण ये है कि विक्टोरिया लार्जेस्ट वाटरफॉल है। कैसा? ये लार्जेस्ट वाटरफॉल है, ये है लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ वर्ल्ड बोल सकते हैं वैसे। ठीक है, ये आया समझ में। अब आगे बढ़ेंगे। ये कौन सी नदी पे? नदी की बात करो, नदी ये जम्बेजी रिवर। कौन सी? जम्बेजी रिवर। कौन सी रिवर? द रिवर इज जम्बेजी रिवर। लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ वर्ल्ड है जम्बेजी रिवर पे। अब सवाल आता, ये जम्बेजी रिवर पे है, लेकिन हमसे तो पूछ रहा है कि विक्टोरिया फॉल कौन से दो देश के बीच में है। दैट मीन्स हमें ये पता होना चाहिए कि जम्बेजी रिवर एक्चुअली में कौन कौन से देशों से फ्लो करती है। अगर हमें ये पता होगा तभी तो हम बता पाएंगे कि वो एक्चुअली में जो वाटरफॉल है वो कहाँ लाई करता है। आप लोग थोड़ा सोचिए इसके बारे में, क्या आपको लग रहा है मतलब कहाँ फ्लो करेगी? नाम से थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या है ना, अपन नाम से कनेक्ट करते कि कोई मतलब ऐसे इंडिया में बोलते हैं कि लाइक डबल टी वाला साउंड आए तो तमिलनाडु साइड आंसर जाता। ऐसे यहाँ सोचिए आप लोग, 5 सेकंड लीजिए और इसका सोचिए कि आपके हिसाब से कौन से कॉन्टिनेंट में जाएगी विक्टोरिया फॉल।
जम्बेजी रिवर है और विक्टोरिया फॉल। आई होप आपने जो भी आपकी राय हो आपने वो बताई हो कमेंट सेक्शन में। इसको देखते हैं, ये है विक्टोरिया फॉल। ये जो जम्बेजी रिवर है ये आपको याद रखना है। जम्बेजी रिवर हमें देखने को मिलेगा कहाँ पे? जम्बेजी रिवर हमें देखने को मिलेगा अफ्रीका में। कौन सी कॉन्टिनेंट में? अफ्रीका में। अब भाई अफ्रीका से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिस लेवल की डिटेलिंग पूछी जा रही है उससे अफ्रीका नहीं। अफ्रीका में भी कौन सा पोर्शन? साउदर्न अफ्रीका। अफ्रीका का कौन सा पोर्शन? साउदर्न पोर्शन। साउदर्न का मतलब अगर हम इसे अफ्रीका के तौर पे बनाएं तो इस एरिया में हमें जम्बेजी रिवर देखने को मिलेगी। जम्बेजी रिवर कैसे आती मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे ये फ्लो करती, बट अभी तक अपन ये समझ गए। विक्टोरिया फॉल लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, वर्ल्ड। जम्बेजी रिवर पे है, अफ्रीका के साउदर्न पोर्शन में फ्लो करती। इसके कॉन्टिनेंट, इसकी वो कंट्री और देखो, कंट्री कौन कौन सी है। जम्बेजी रिवर का सीन क्या है? सबसे पहले जम्बेजी रिवर यहाँ से आपका जम्बिया से निकलेगी, ओरिजिन है इसका जम्बिया। कहाँ ओरिजिन है इसका? जम्बिया। जम्बिया से निकलने के बाद फिर ये आएगी अंगोला में। कौन सी कंट्री? अंगोला। जम्बिया से ये आ गई अंगोला में। अंगोला में आने के बाद फिर ये जाएगी जिम्बाब्वे में। जम्बिया हो गया, अंगोला। अच्छा यहाँ बोट्सवाना में जाएगी, जिम्बाब्वे में बाद में जाती। कौन सी कंट्री? बोट्सवाना। दोबारा से लिख लेते हैं, इसको समझ में आ जाएगा। कौन सी है? बोट्सवाना। BOTS। बोट्सवाना में जाएगी। जम्बिया, अंगोला, बोट्सवाना। फिर ये कहाँ जाएगी? फिर ये जाएगी जिम्बाब्वे। फिर कहाँ जाएगी? फिर गई जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे से फिर ये जाएगी मोजाम्बिक। कंट्री याद रखना पड़ेगा, कंट्री याद करना पड़ेगा भाई, कंट्री तो पूछी जा सकती है। मोजाम्बिक सबसे पहले कहाँ? जम्बिया से ओरिजिन हुआ। फिर कहाँ गई? अंगोला। फिर बोट्सवाना, उसके बाद जिम्बाब्वे, उसके बाद मोजाम्बिक, और मोजाम्बिक से फिर ये कहाँ चली जाती? यहाँ कहाँ चली जाती? यहाँ फिर ये इंडियन ओशियन में चली जाती। कहाँ? इंडियन ओशियन में। अब यहाँ से देखो हमें कितना डाटा मिला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कोई पूछे जम्बिया रिवर कहाँ है तो अफ्रीका में नहीं, उससे क्या बोलो? साउदर्न अफ्रीका में। यहाँ कोई वाटरफॉल है? यस। यहाँ कौन सा वाटरफॉल है? यहाँ पे है विक्टोरिया वाटरफॉल। विक्टोरिया वाटरफॉल के बारे में कोई ज़रूरी बात? हाँ, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। इसकी लंबाई अराउंड जो चौड़ाई है वो 1700 मीटर के आसपास बोली जाती है, तो मतलब काफ़ी चौड़ा है। विक्टोरिया फॉल हो गया, लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया हो गया। जम्बेजी रिवर है, अफ्रीका की साउदर्न पोर्शन में है। कंट्री की बात करें तो जम्बिया, अंगोला, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक से पास होते हुए कहाँ चली जाती है? इंडियन ओशियन में। और इसी के साथ जो जम्बेजी रिवर और जो इनका जो बेसिक डाटा था वो हमने कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं क्वेश्चन की क्या डिमांड थी। क्वेश्चन की डिमांड थी इट इज लोकेटेड। अच्छा, अभी एक चीज़ तो करी ही नहीं भाई कि विक्टोरिया फॉल कहाँ है, तो समझो विक्टोरिया फॉल यहाँ पे कहाँ है। विक्टोरिया फॉल को बनाते हैं, ये है विक्टोरिया फॉल यहाँ पे, ये है जम्बिया और ये है जिम्बाब्वे। जम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में है कौन कौन सी कंट्री? जम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में है विक्टोरिया। विक्टोरिया जो वाटरफॉल है वो जम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में है। यहाँ देखो, ये है जम्बिया और ये है जिम्बाब्वे, इन दोनों के बीच में है। कैसे? दोबारा से दिखते हैं। मैंने क्या बताया? सबसे पहले वो कहाँ से ओरिजिन होगा? ओरिजिन उसका होगा जम्बिया से। जम्बिया से कहाँ जाएगी? अंगोला। अंगोला से कहाँ जाएगी? बोट्सवाना। बोट्सवाना से कहाँ जाएगी? मोजाम्बिक। जम्बिया, अंगोला, हाँ जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे से कहाँ जाएगी? मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक से कहाँ जाएगी? इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन। तो यहाँ जो अपना वाटरफॉल है वो कहाँ देखने को मिलेगा आपको? वाटरफॉल आपका यहाँ है, इस जगह पे। और एग्जामिनर ने कहाँ दिया? बिटवीन जम्बिया एंड मोजाम्बिक। ये नहीं है भाई, बिटवीन जम्बिया एंड जिम्बाब्वे। आई होप अब समझ में आया कि एग्जामिनर मतलब कितनी माइनर डिटेल के साथ खेल रहा कि जम्बिया और मोजाम्बिक के बीच में बता रहा, जबकि है कहाँ? जम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में। अच्छा हाँ, यहाँ इससे एक बात और ध्यान आई, यहाँ एक चीज़ और है वो अपन को याद रखनी चाहिए।
एक तो ये, और यहाँ एक डैम हो रहा है, वो डैम याद रखना, पूछा जा सकता है। उस डैम का नाम है करीबा डैम। कौन सा डैम? करीबा। कौन सा? करीबा। 2-3 बार बोलो, याद हो जाएगा। डैम करीबा, क्या? करीबा डैम। कहाँ है? जम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बीच में। वही मैं गलती करने लगा, जम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हूँ। अब इसको एक बार मैप से देख लेते हैं अपन। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही हो, क्योंकि मैप से देखने से यही फ़ायदा होता है हमें कि अगर सवाल यहाँ से दोबारा से आएगा तो हम कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा कनेक्ट तो कर ही सकते हैं। हाँ चलो, ये देखो कौन सी रिवर है अपनी? रिवर है अपनी जम्बेजी रिवर। ये देखो, ये है जम्बेजी रिवर। जम्बेजी रिवर कहाँ से निकली है? जम्बेजी रिवर का ओरिजिन क्या है? ये है यहाँ पे जम्बिया, यहाँ से ये निकलती है जम्बिया से। देखो आती कैसी है, जम्बिया से ये कहाँ जाएगी? अंगोला में जाएगी, अंगोला से कहाँ जाएगी? बोट्सवाना में जाएगी, बोट्सवाना से जिम्बाब्वे में जाएगी, और जिम्बाब्वे से मोजम्बिक में जाएगी, और मोजम्बिक से कहाँ चली जाएगी? इंडियन ओशियन में। ये है इंडियन ओशियन। अगर इंडियन ओशियन में भी पूछे कौन सी जगह, तो इसको एक चैनल बोलते हैं। चैनल मतलब एक वाटर बॉडी, तो इसको मोजम्बिक चैनल बोलते हैं, बट वो याद नहीं रखना क्योंकि मोजम्बिक कंट्री का नाम है, तो उस वजह से उसका नाम आया है मोजम्बिक चैनल। हमने देखा क्या कि कहाँ से पास हुआ ये जम्बिया कंट्री से निकली। जम्बिया के बाद ये कहाँ गई? ये गई बोट्सवाना और अंगोला में भी गई थी। हाँ, तो जम्बिया, अंगोला, देन बोट्सवाना, और फिर जिम्बाब्वे, और फिर मोजम्बिक, फिर उसके बाद इंडियन ओशियन। और यही मैंने, ये देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे, ये देखो ये क्या है, मैंने यहाँ आपको बताया था, ये है करीबा डैम। करीबा डैम याद रखना, और विक्टोरिया फॉल, दोनों मिल गए। तो विक्टोरिया फॉल और करीबा डैम दोनों कहाँ हैं? जम्बेजी रिवर पे हैं। कौन सी 2 कंट्री के बीच में है? जम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में। और ऐसे याद रखना, तो दोनों जेड वाले, जेड साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जम्बिया एंड जिम्बाब्वे। इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या, आप मतलब क्या सोचते कि ज्योग्राफी में कैसे सवाल आते? ये ऐसे सवाल नहीं है कि आप पढ़ लो और मतलब हमने लिस्ट याद कर ली कि कौन सा वाटरफॉल कहाँ है। तो इन सवाल के लिए कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रॉपर मैपिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को मतलब एक अच्छे ढंग से पढ़ा जाए, चीज़ें हमें याद हो, तो आप बताएं। मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो भी जहाँ भी आपको दिक्कत आएगी, मैं वहाँ से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। और अपकमिंग यूपीपीसीएस और जो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम है, उसमें आपको कहीं ना कहीं उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। हमने ये भी सवाल देख लिए, अब हम अपने आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। और आई होप मैंने जितने अभी तक सवाल करवाए आपको समझ में आया होगा एक्चुअली में कि ज्योग्राफी में जब हम एनालिसिस करेंगे तो कौन कौन सी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान रखेंगे। क्यों ना कहीं अगर अभी यहाँ तक एग्जामिनर पहुँचा है तो हम कुछ नहीं कह सकते कि कल एग्जामिनर क्या पूछ ले, तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा पहले से रेडी होना पड़ेगा। हाँ, 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन क्या है? 4th क्वेश्चन ये विक्टोरिया, हाँ विक्टोरिया वाला तो हो ही गया आपका। अब क्या बचा आपका? हाँ, वंस मोर मतलब भाई मैपिंग, यार इन्हें अलग ही मतलब लगा हो गया मैपिंग से, मुझे लगता है। फिर मैपिंग का सवाल, विद रेफरेंस टू द ग्रेट बैरियर रीफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, करेक्ट पूछा गया क्योंकि हम गलती कर देते, कभी कभी एग्जामिनर करेक्ट और नॉन करेक्ट में थोड़ा सा खेल जाता। इट इज सिचुएटेड अलोंग द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। क्या ये ऑस्ट्रेलिया की नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पे है? मैंने बताया था अब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से काम नहीं चलने वाला, अब तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट कुछ भी पूछ सकते हैं भाई। तो नॉर्थ ईस्ट समझेंगे कि नॉर्थ ईस्ट ही है या वो दूसरी डायरेक्शन है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में लाई करते हैं क्या? इट इज मोर देन 2500 किलोमीटर इन लेंथ। ये है डाटा, मतलब बोलते हैं ना कि डाटा, ये है डाटा। अब ये डाटा को कैसे सॉल्व करेंगे इसको अपन देखते हैं अभी। इट इज मोर देन 2500 किलोमीटर इन लेंथ, ये आइडिया तो नहीं है भाई मेरे को, लेकिन ये आइडिया है कि नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पे तो प्रेजेंट है। चलो देखते हैं। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया को बनाऊं, थोड़ा रफ डायग्राम ऑस्ट्रेलिया का अगर समझें हम, ये अगर हम ऑस्ट्रेलिया को समझें, ऑस्ट्रेलिया सब कुछ ऐसा है, तो ऑस्ट्रेलिया में हम देखेंगे यहाँ ये जो रेड से मैं बना रहा, जो रेड मार्कर से बना रहा, ये वाला पोर्शन जो मैंने रेड मार्कर से बनाया, ये पोर्शन, यही पोर्शन है, यही है ग्रेट बैरियर रीफ। ये जो मैं ये कर रहा है ये है,
ये है ग्रेट बैरियर रीफ। अब ये बताओ, आप खुद लॉजिक लगा के बताओ, ये ऑस्ट्रेलिया का कौन सा पोर्शन है? नॉर्थ, साउथ? तो साउथ में तो नहीं है, कहाँ है? नॉर्थ में, नॉर्थ हो गया। वेस्ट, ईस्ट, तो कहाँ है? ईस्ट में। तो कौन सा डायरेक्शन हो गई है? नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यस, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है। अब सवाल आता कि हमने ये तो समझ लिया नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है, लेकिन उसमें तो बात करी गई थी कि 2500 से ज़्यादा लंबाई है। तो ये डाटा ऐसे होते, मैं आपको बताऊं, ये डाटा ऐसे होते, ये डाटा किसी को पता नहीं होते। रियल एग्जाम में ये किसी को पता नहीं होते। एक आध लोग ऐसे आ जाए तो भाई वो एक्सेप्शन होते, बट ये डाटा किसी को पता नहीं होते। ये डाटा में हमें थोड़ा सा लॉजिकल गैसिंग करनी चाहिए। लॉजिकल गैसिंग का मतलब होता कि हम सोचेंगे कि यार मतलब ग्रेट बैरियर रीफ काफ़ी नाम तो है और सबसे बड़ी बैरियर रीफ है। अब मैं आपको अभी बताऊंगा कि बैरियर रीफ होता क्या है। तो नाम तो है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं लगा कि हाँ इसका इकोलॉजिकली भी हमने काफ़ी सिग्निफिकेंस पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा इसका कि इकोलॉजिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वजह से लॉजिकल गैसिंग करके हम पहुंच जाएंगे कि हाँ हो सकता है कि 2500 से ज़्यादा हो, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं तो इसकी जो लंबाई है वो 2700 के आसपास मानी जाती है, कहीं कहीं 2700 और 2600 बताई गई है। तो हमने देखा कि इट इज सिचुएटेड अलोंग द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। क्या ये सही होना चाहिए? यस, इट इज राइट। इट इज मोर देन 2500 किलोमीटर इन लेंथ। यस, ये भी सही है। हैंस ऑप्शन शुड बी बोथ 1 and 2। अब इसका मैपिंग देख लेते हैं। मैपिंग में क्या मैपिंग हमने यहाँ की रखी है, इसकी मैपिंग में कैसा क्या है इसका ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि अभी ग्रेट बैरियर रीफ तक ही बैठे हैं। अगले टाइम भाई पता नहीं एग्जामिनर क्या पूछने लगे, थोड़ा सा देखते हैं इसका। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया की? हाँ ये देखो, बढ़िया डायग्राम है। ऑस्ट्रेलिया और ग्रेट बैरियर रीफ, मतलब और इसमें कोई झंझटबाजी नहीं, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया पढ़ो और ग्रेट बैरियर रीफ पढ़ो। लेकिन नहीं, सवाल भाई एग्जामिनर तो यहाँ तक नहीं बैठेगा। एग्जामिनर तो मतलब पता है कि अगर इस बार मैंने ग्रेट बैरियर रीफ को टच किया तो एग्जामिनर क्या चाह रहा है? एग्जामिनर चाह रहा स्टूडेंट ने ग्रेट बैरियर रीफ के साथ अगल बगल की चीजें कुछ नोटिस करी या नहीं, या फिर ग्रेट बैरियर रीफ तक बस पढ़ के आ गए। नहीं, हम थोड़ा सा इसमें समझेंगे। देखो ये हमने देखा ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में 2500 से ज़्यादा 2500 किलोमीटर से ज़्यादा इनकी लंबाई है। ठीक है, अब ये देखो कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दिख रही हैं, उनको थोड़ा समझ लेते हैं। ये है जो ये आपको जो दिख रहा है ये ट्रायंगुलर, ये जो ट्रायंगुलर होते हैं ना, ये जो कोई ऐसी वाटर कोई ऐसा लैंड होता जो अगल बगल पानी से घिरा हो, जो 3 साइड से पानी से घिरा होता, नॉर्मली वो ट्रायंगुलर होता, उनकी जो त्रिभुज आकृति होती है, तो उन्हें हम पेनिनसुला बोलते हैं। पेनिनसुला को हिंदी में बोले तो प्रायद्वीप। तो ये क्या है? ये हमने देखा, ये हमें प्रायद्वीप नजर आ रहा। तो ये कौन सा प्रायद्वीप है? इसको याद रखा जाता है क्योंकि ये बहुत पूछा जाता पेपर में। इसका मतलब ये मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है ये क्वेश्चन। तो इसका नाम है केप यॉर्क पेनिनसुला। क्या नाम है इसका? केप यॉर्क पेनिनसुला। केप यॉर्क पेनिनसुला कोई पूछे किससे जुड़ा है? इट इज रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? केप यॉर्क पेनिनसुला के बगल से है, उसकी पड़ोसी है। ये जो नीचे दिख रहा है ये है तस्मानिया। क्या है? तस्मानिया। 2-3 बार मन में बोलो, याद होंगे। सबसे ऊपर केप यॉर्क पेनिनसुला कहाँ है? ग्रेट बैरियर रीफ के ईस्ट में या ग्रेट बैरियर रीफ के ईस्ट में या वेस्ट में? तो ये भी याद रखो, ग्रेट बैरियर रीफ के वेस्ट में है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ हो गई, तस्मानिया हो गया, और यहाँ बीच में, हाँ ये याद रखा जाता है, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया की जो मेनलैंड है उसके बीच में एक स्टेट है। स्टेट मतलब जब दो लैंड बॉडी कोई बीच में थोड़े सा जो पानी वगैरह का एरिया होता है ना, ये चैनल होती, इन्हें हम स्ट्रेट बोलते। तो ये कौन सी स्टेट है? इसका नाम याद रखना आपको। कौन सी स्टेट है? बस स्टेट। बस से ये वो वाली बस नहीं है, और ये बस से अपन अगर याद रखे हैं तो ये ऐसे याद रख सकते, बस मतलब बहुत ही मैपिंग के सवाल आ गए। अब कितने मैपिंग के सवाल दोगे? लेकिन एग्जामिनर भाई फिर देगा मैपिंग के सवाल। तो मतलब आप बोल रहे हैं कि बस रुक जाओ, अब हमसे मैपिंग के सवाल नहीं हो रहे, लेकिन एग्जामिनर तो भाई देगा। तो ये बस स्टेट हो गई। कौन सी स्टेट? बस स्टेट। हाँ ये और याद रख लो, ये पूछी जाती है। ये क्या है? जो ये अंदर साइड हम लैंड बोर्ड, जब कोई भी अगर हम जमीन के अंदर साइड जाएं, पानी के अंदर साइड जा रहे हैं, यहाँ देखो जमीन है, ये इस जमीन के अंदर साइड जा रहा है यहाँ, तो इसे बोलते हैं जब कोई भी जमीन के अंदर साइड पानी भरा हो उसे हम गल्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गल्फ मतलब खाड़ी बोल सकते हैं, आप खाड़ी समझ सकते हैं। तो ये खाड़ी है और ये किसकी है? इसका नाम याद रखना, इसे बोलते हैं हम
गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, 2-3 बार बोलो, 2-3 बार बोलो ऐसे, कारपेंटेरिया। ये याद कैसे करेंगे? कारपेंटेरिया, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। ग्रेट बैरियर रीफ याद रखा, ग्रेट बैरियर के रीफ के उस साइड यानी कि वेस्ट में हमने क्या याद रखा? केप यॉर्क पेनिनसुला। अब केप यॉर्क पेनिनसुला का पड़ोसी क्या है? गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, ये है गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। अब हमने क्या कनेक्ट किया? गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया और ये केप यॉर्क पेनिनसुला प्लस ग्रेट बैरियर रीफ, तीनों पड़ोसी हैं एक दूसरे के। हाँ, और यहाँ हमने क्या देखा? नीचे है तस्मानिया और ये किससे जुड़ा है? बस स्टेट से जुड़ा है। आई होप आपने ऑस्ट्रेलिया को एक बेहतर समझ रखी होगी उसके बारे में, और इतना हमें सफिशिएंट समझते हैं अभी हम। जब हम ऑस्ट्रेलिया को पढ़ाएंगे आपको, तब मैं आपको इसका डिटेलिंग करवाऊंगा कि कहाँ क्वींसलैंड है, कहाँ सिडनी है, कहाँ और इसकी जो इम्पोर्टेंट जगह होती हैं वो मेलबोर्न वगैरह, वो सब हम बाद में देखेंगे। ये आई होप आपको चीज़ें, और ये अगर आप अभी नोट्स बना रहे हो तो ठीक है, वरना इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि ये जो डाटा है ये कहीं ना कहीं एग्जाम में काम आ जाएगा। अराउंड 4 कितने सवाल हो गए? 4, आई थिंक 4 सवाल हो गए। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। ग्रेट बैरियर रीफ ये बनती किससे? ग्रेट बैरियर रीफ बनती है कोरल से। ये कोरल्स क्या होते हैं सबसे पहले समझो। कोरल्स एक तरीका से मरीन ऑर्गेनिज्म है। मरीन ऑर्गेनिज्म मतलब ये कहीं ना कहीं पानी के अंदर रहती, और कोरल्स जब बड़े होते जाते, जैसे जैसे कोरल्स बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे कोरल्स अपनी बॉडी से कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करते। क्या सीक्रेट करते? याद रखना, ये क्या सीक्रेट करते? कैल्शियम कार्बोनेट। इनका मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा ये कैसे क्या होता, बट अभी समझ लो। कैल्शियम कार्बोनेट, Ca मतलब कैल्शियम, CO3 मतलब कार्बोनेट। तो जब ये कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करते हो तो धीरे 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 कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट होकर उसकी कैल्शियम कार्बोनेट की बड़ी सी दीवार बन जाती है, बड़ी सी बॉल्स बन जाती है। ऐसे अभी मैं इसका प्रॉपर एक अपने आप में टॉपिक हो जाएगा कोरल, इसलिए मैं इसको स्टार्ट नहीं कर रहा। बस इतना समझ लो कि कोरल होते क्या है। कोरल एक मरीन ऑर्गेनिज्म है। जब वो कोरल्स जमा होते जाते तो एक बड़ी सी दीवार बन जाती। उस दीवार को हम बोलते हैं बैरियर। बैरियर मतलब कोई बाधा। और ये बाधा क्या काम करती है? ये बाधा ऑस्ट्रेलिया को किससे बचाएगी सोचना। अब यहाँ पे एक बड़ी सी दीवार बन गई, किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की। अब इस दीवार से क्या क्या फायदा होती है? पहला, यहाँ आपको मरीन इकोसिस्टम बहुत अच्छा डेवलप होगा। मरीन इकोसिस्टम, जिस जगह पे कोरल्स होते हैं उस जगह पे मछली बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि मछलियों को क्या मिलेगा यहाँ पे? मछलियों को खाना मिलेगा, यहाँ न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे उन्हें, तो मछलियाँ यहाँ पे आती हैं। कोरल्स ये होगा। और दूसरा याद रखना, जब कभी यहाँ सपोज करो कोई बाढ़ आ गई, तेजी से फ्लड आई। अब फ्लड आई, अगर सीधा पानी हिट करता ऑस्ट्रेलिया को तो हो सकता था ऑस्ट्रेलिया में डैमेज ज़्यादा हो जाता। बट अब यहाँ क्या हुआ? कोरल्स हैं, कोरल्स ने अब जो यहाँ का जो स्ट्रेस आया, जो यहाँ पे जो फोर्स आया, वो कोरल्स की जो ये कैल्शियम कार्बोनेट की दीवारें बनी थी इन्होंने अपने ऊपर ले लिया। और इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे डैमेज जो होना था वो डैमेज अब कैसा हो गया? जो डैमेज था वो कैसा हो गया? वो डैमेज अब कम हो गया। तो हम देख रहे हैं ये कोरल्स का सिग्निफिकेंस है। कोरल्स बहुत, जिस एरिया में कोरल्स पाए जाते हैं ना, उस एरिया में मरीन बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मरीन बायोडाइवर्सिटी को मतलब कि यहाँ बहुत ज़्यादा मछलियाँ देखने को मिलेंगी। अब जब छोटी मछलियाँ आएंगी तो वहाँ ऑब्वियसली उनको खाने के लिए वहाँ बड़ी मछलियाँ आएंगी। तो हैंस हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, आज की बात अगर आप कभी कोरल सुनो तो कोरल से बस इतना याद रख लेना कि कोरल्स एक मरीन ऑर्गेनिज्म है जो कहीं ना कहीं एक मरीन बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने का काम करता है, और जिसका अपने आप में इकोलॉजिकली एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रखता है। तो इस ये वाले क्वेश्चन के लिए आई थिंक इतनी डिटेल अभी सफिशिएंट होगी। फिर जब कोरल्स ही टॉपिक पढ़ेंगे देन मैं आपको कोरल्स का इन डिटेल बताऊंगा कि कोरल्स में एक्चुअली कोरल्स दो जानवर से मिलकर बना है या फिर दो उसमें ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होता है पॉलिप्स और एक होता है जूजेंथले, बट वो अपना बाद का टॉपिक रहेगा। एक बार 10 सेकेंड लो और इसको थोड़ा रिकॉल करो दिमाग में। कोरल मैंने अभी तक जो बताया, ग्रेट बैरियर रीफ, केप यॉर्क पेनिनसुला, उसके बाद गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, उसके नीचे तस्मानिया, तस्मानिया के बाद बस स्टेट, सफिशिएंट है।
मतलब यार क्या है यार, मतलब मैपिंग क्या, मतलब क्या करके रख दिया इन लोगों ने। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला, इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट नहीं है। चलो समझते हैं, ये याद रखना आप लोग प्लीज, इसका ध्यान रखना खासकर, क्योंकि ये गलतियां हो जाती हम पे, और यही 1-2 नंबर से जब हम फेल होते तो हमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। किसका, ये थोड़ा याद रखना आप। नॉट, यहाँ पे क्या पूछा गया है, इज नॉट अ पार्ट, मतलब हमें ऐसी ढूंढनी है जो पार्ट ना हो। ओमान, इराक, कुवैत, सीरिया, 4 ऑप्शन दिए गए, एक है ओमान और यह है इराक और एक है कुवैत और एक है सीरिया। सोचिए आप लोग 5 सेकंड लीजिए और आपके हिसाब से इसका क्या आंसर होना चाहिए। ओमान है, इराक है, कुवैत है और सीरिया। अच्छा ये ठीक है, ये तो कम से कम दिमाग में आया होगा कि चारों कहीं ना कहीं अरेबियन, कहीं ना कहीं मुस्लिम कंट्री हैं। हाँ, चारों कहीं ना कहीं मुस्लिम कंट्री हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका क्या हो सकता है। सबसे पहले इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ये जो अरेबियन पेनिनसुला है इसको दिमाग में एक्चुअली पिक्चर तो क्रिएट हो कि क्या अरेबियन पेनिनसुला, क्या ओमान, क्या ये, उसके लिए थोड़ा सा एक डायग्राम समझते हैं। एक मैं रफ डायग्राम बनाता हूँ, उससे समझाने की कोशिश करूँगा। ये ठीक है, चलो ये सफिशियंट होगा अपने समझने के लिए। यहाँ पे आपको एक कंट्री देखने को लगी, एक कंट्री है पूरी, बट मैं कुछ कंट्री बना रहा हूँ यहाँ, वो आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या कंट्री मिलेगी आपकी, सऊदी अरेबिया या सऊदी अरब, जो भी आपको याद रखना। सऊदी अरेबिया कंट्री मिलेगी। उसके बाद आपको नीचे एक कंट्री मिलेगी, ये मिलेगी आपको यमन। कौन सी, यमन। ये मेरे साथ बनाना है आपको भी, हाँ तभी तो ये याद हो पाएंगी कंट्री। सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान। बैठना नहीं है, यहाँ पर बैठे हो तो दोबारा जब ये वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद बनाना, बट बनाना जरूर। सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, और ये जो दिख रहा है ना ये है यूएई। कितनी हो गई, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, 3 कंट्री और बची। ये कौन सी कंट्री होती है यहाँ, कुवैत, कुवैत, और यहाँ पे एक आइलैंड कंट्री है, ये है बहरीन। कुवैत, बहरीन, BAHRAIN, कुवैत, बहरीन। और यहाँ पे एक कंट्री है, ये ऐसी कंट्री, ये है कतर। कुवैत, बहरीन और कतर। तो हम यही है आपका अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला क्यों, क्योंकि यहाँ हम देखेंगे ये इस साइड से वाटर से घिरा है, यहाँ भी वाटर है, बना दे रहा हूं मैं, यहां भी वाटर है, यहां भी वाटर है, और इस साइड भी वाटर है। 3 साइड से जो लैंड वाटर से घिरी होती है उसे क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। इस वजह से हम इसे अरेबियन पेनिनसुला बोल रहे हैं। अब ये तो हमने कर लिया इसका। अब इसमें सबसे बड़ा टास्क होता है ये कंट्री को याद कैसे किया जाए, तो मैं आपको याद करने की कोशिश करवाता हूं। सबसे पहले क्या है, कुवैत, मतलब एग्जाम ऐसे याद रखना कि अरेबियन पेनिनसुला से कब क्या सवाल आ जाए कुछ पता नहीं चलता, कब क्या, यानी कि K फॉर कुवैत एंड B फॉर बहरीन एंड देन Q फॉर कतर। कब क्या, कब क्यों, या कब क्या, जो आपको याद रखना, कब क्यों। कब माने कुवैत, B माने बहरीन, Q माने कतर, 3 हो गई। उसके बाद यो, अब ये तो मैंने याद करी, ऑब्वियसली मैंने पहले इसकी प्रैक्टिस करी, उसके बाद ये याद हुई, बट मैं कोशिश कर रहा कि शायद आपको ये तरीका ठीक लगे, वरना जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हो। फिर यो, कब क्यों, फिर यो, या माने यमन, ओ माने ओमान, देन उसके बाद सऊदी अरेबिया, और ये यूएई। यूएई ये याद रखना भाई, यूएई तो सबके मतलब फेमस ही है यूएई, अबू धाबी वगैरह यहीं आपको देखने को मिलेंगे। तो 7 कंट्री हो गई, एक बार रिकॉल करो। सबसे पहले हमने क्या याद किया, सबसे पहले ऊपर कुवैत, देन उसके नीचे बहरीन, एक आइलैंड कंट्री है,
फिर उसके नीचे कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, देन कतर, फिर यूएई मिलेगा, और इस साइड आएंगे तो हमें ओमान मिलेगा और यमन मिलेगा, और उसके ऊपर सऊदी अरेबिया मिलेगा। 7 कंट्री के लिए मैप देख लो थोड़ा सा अच्छे से, देन मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, अब ये जो वाटर बॉडी है, यहाँ जो वाटर है, पहले मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ, 2 मिनट रुकना। हाँ ठीक है, देखो ये जो वाटर है और यहाँ वाटर है, यहाँ बीच में लैंड है, यहाँ बीच में लैंड है, ये लैंड है, क्या है, यहाँ तो जमीन है। ऐसे यहाँ वाटर है और यहाँ भी वाटर है, ऊपर का वाटर, नीचे का वाटर, यहाँ बीच में क्या है, ये तो लैंड है यहाँ पे। तो हम क्या देख रहे हैं, ये वाटर और ये वाटर, ये वाटर और ये वाटर आपस में जुड़ते हैं, ये वाटर और ये वाटर आपस में जुड़ते हैं, और इनका कुछ ये हमें याद रखना पड़ चाहिए, और ये वाटर और ये वाटर आपस में जुड़ते हैं, इनका भी कुछ नाम होता है। अब हम ये समझते हैं। सबसे पहले इसको एक बार देखो आप अच्छे से और समझो कि एक्चुअली क्या सीन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यही बता दूं या आगे बता दूं, चलो इसी में बता दे रहा, थोड़ा सा हेक्टिक ना हो जाए बस, लेकिन कोशिश करता। ये जो वाटर बॉडी है, कौन सी वाटर बॉडी, सऊदी अरेबिया के साइड, सऊदी अरेबिया के साइड जो वाटर बॉडी है, इसे क्या बोलते, इसे हम बोलते रेड सी। क्या बोलते, रेड सी। अगर इसमें ना चले काम तो मैं दूसरा बट शायद हो जाएगा काम। ये है रेड सी, और ये जो नीचे वाली वाटर बॉडी है इसे बोलते हैं हम क्या, गल्फ ऑफ एडन, एडन की खाड़ी, गल्फ ऑफ एडन और रेड सी। ये समझ में आ गया। ये जो ऊपर वाली वाटर बॉडी है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ, इसे बोलते हैं पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी। और जो नीचे वाला वाटर है इसे हम बोलेंगे गल्फ ऑफ ओमान। किसकी खाड़ी, ओमान की खाड़ी। तो हम क्या देख रहे हैं, अरेबियन पेनिनसुला है, उसके बगल से वाटर बॉडी है, इसके बगल से एक वाटर बॉडी है रेड सी, और उसके नीचे है गल्फ ऑफ एडन। उस साइड देखें, अगर ईस्टर्न साइड देखें तो पर्शियन गल्फ है, उसके नीचे है गल्फ ऑफ ओमान। अब ये जब दो वाटर बॉडी आपस में जुड़ती हैं, तो जहां वाटर बॉडी आपस में जुड़ती हैं वहां उसे बोलते हैं जलमंडरू। जलमंडरू का मतलब होता है कहीं ना कहीं, जैसे अगर वो आपने डमरू देखा हो तो डमरू क्या होता, डमरू का शेप कुछ ऐसा होता है। कैसा, कि अगर हम थोड़ा बनाने की कोशिश करें तो थोड़ा आप समझना, कुछ इस तरीके से होता है। मतलब जब दो लैंड है, ये भी जमीन है, ये भी जमीन है, जब दो जमीन आपस में जुड़ती हैं ना, यहाँ जुड़ती हैं, इन्हें हम बोलते हैं जलमंडरू। मतलब इन्हें बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रेट। तो यहाँ ये पानी और ये पानी, ये डमरू और ये डमरू आपस में जुड़ा तो ये स्टेट बना। यहाँ ये पानी और ये पानी आपस में जुड़ा तो ये स्टेट बना। अब इन स्टेट के नाम पूछे जाते हैं। आई नो आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा बता रहे, बट आप सोचो कि अभी क्या पूछा उन्होंने, इनमें से कौन सी कंट्री अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट नहीं है। क्या पता जो अपकमिंग एग्जाम है, जो अभी 27 जुलाई को होने वाला है आपका, उसमें ये पूछ दें कि रेड सी और जो रेड सी से कौन सी कंट्री टच करती है अरेबियन पेनिनसुला की। ये तो प्रॉपर मैपिंग का सवाल हो गया ना, तो इसीलिए मैं इतना इस पे जोर दे रहा, क्योंकि अच्छे से कर लेते एक बार। रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, यहाँ ये कौन सा है ये मैंने बताया आपको। अच्छा, इसका नाम बताना था, नाम इसका क्या है, नाम याद रखो। इसका नाम है इसका नाम है ये, हाँ इसका क्या नाम, हाँ इसका नाम है बबल मंदीप। लेकिन मैं थोड़ा सा बाद में बताता हूँ, पहले ये आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जब स्क्रीनशॉट ले लो देन मैं थोड़ा सा इसका इरेज करना पड़ेगा मुझे कुछ, ठीक है। यहाँ से जो जुड़ते हैं आपस में, दोबारा से बता रहा, हाँ रेड सी और गल्फ ऑफ एडन आपस में जहां जुड़ते हैं उसे बोलते हैं स्टेट ऑफ बबल मंदेब। क्या, बब अल मंदेब। इंग्लिश में बोले उसे तो लिखें तो क्या बोलेंगे हम, बबल मंदेब की जल संधि। किसकी, बब अल मंदेब। 2-3 बार मैं इसलिए बोल रहा, इसलिए आप इससे फैमिलियर हो जाओ। तो यहाँ ये जुड़ रहा है, ये देखो ये जुड़ रहा है यहाँ का पानी, ये देखो यहाँ जो आपस में पानी जुड़ रहा है, ये पानी और ये पानी आपस में जुड़ रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बब अल मंदेब। क्या, बब अल मंदेब। बोलो 2-3 बार, आप खुद से बोलो इसको, कोशिश करो। बब अल मंदेब, बब अल मंदेब। 2-3 बार बोल लो तो थोड़ा याद हो जाता। बब अल मंदेब की जल संधि ये हो गई।
और ये जो जल संधि है कौन सी वाली, ये वाली, ये इस साइड का वाटर और इस साइड का, यहाँ ये जुड़ा ना, देखो इस वाटर को हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं हॉर्मुज की जल संधि। किसकी, हॉर्मुज स्टेट। क्या बताया मैंने, उस साइड स्टेट ऑफ बबल मंदेव और इस साइड स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ये है प्रॉपर एनालिसिस, मतलब ये है, यहां तक एग्जामिनर डिमांड करता है। एग्जामिनर में भी यहाँ से और भी चीजें पूछ सकता है, बट इतना अपन को पता होना चाहिए, इतना तो हम करना ही चाहिए, इतना तो मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आप लोग थोड़ा सा इसको देखो एक बार, 10 सेकंड तक, 10-20 सेकंड जितना भी टाइम लेना आपको, आप लीजिए और समझिए इसमें, जो हमें जहाँ भी डाउट हो वो बताइए, मैं आपको बताता हूँ। मैं फिर दोबारा से बताता हूँ। ऊपर मैंने क्या पढ़ा, अपन ने क्या पढ़ा, ऊपर पढ़ा अपन ने कुवैत, फिर पढ़ा ये बहरैन। बहरैन एक आइलैंड कंट्री है, प्रायद्वीपीय कंट्री है। फिर उसके बाद मैंने कतर पढ़ा, उसके नीचे ये मैंने यूएई पढ़ा, ये मैंने कौन सा देश बताया, ये यूएई बताया। उसके नीचे मैंने ओमान बताया, उसके नीचे ये मैंने कौन सी कंट्री बताई, ये मैंने यमन बताई। फिर उसके बाद मैंने कौन सी ये कंट्री बताई, ये मैंने सऊदी अरेबिया बताया, सऊदी अरेबिया, फिर यमन, ये सब ठीक है, ये याद रखो। और उसके बाद फिर मैंने इस साइड पानी वाली जगह बताई है, ये पानी वाली जगह। अब मैं अभी आपको इसके प्रॉपर मैप में दिखा देता हूँ, देन आपको अच्छे से समझ आएगा। मैप है इसका शायद, हाँ मैप तो होगा वैसे, बट देखते हैं एक बार, नहीं भी हो तो फिर अपन को समझ में आ गया वैसे, बट एक बार देख लेते हैं। आई थिंक इसका यार मैप तो गायब हो गया। कहाँ है इसका, आ जाए यार मैप। हाँ ठीक है, आ गया, सही। ये देखिए, गौर करो, मैंने बताया था क्या है, देखते हैं। कुवैत, बहरैन, कतर, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई। कितनी कंट्री हुई टोटल, 7 कंट्री हो गई। कंट्री का काम खत्म। उसके बाद फिर मैंने क्या बताया था, वाटर बॉडी बताई थी मैंने कुछ। वाटर बॉडी देखो, ये मैंने बताया था रेड सी, और इस साइड बताया था मैंने गल्फ ऑफ एडन। और यहाँ ये देखो, यहाँ जुड़ रहा है ये एक बड़ी वाटर बॉडी, ये एक बड़ी वाटर बॉडी, ये बीच में जुड़ रहा है ना, इन्हें ही बोलते स्टेट। ये स्टेट हो गई एक। और यहाँ देखो, यहाँ इस साइड मैंने क्या बताया था, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। ये दोनों किससे जुड़ते हैं, यहाँ भी एक वाटर बॉडी है, इसे बोलते हैं हमने अभी बताया था, इसे बोलते हैं हॉर्मुज। और इसे क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ, अच्छा है स्ट्रेट ऑफ बबल मंदेव। स्टेट ऑफ बबल मंदेव। आई होप अब आपको समझ में आया हो कि एग्जामिनर कितनी डिमांड करता। अगर यहाँ ढंग से ऑब्जर्व करें तो देखेंगे हम, देखो क्या देख रहे कि रेड सी के बगल से यहाँ अफ्रीका देखने को मिलता है, ऊपर मेडिटेरेनियन है। अब ये मैं आपको बताऊंगा, बाद में सिखाऊंगा। और हाँ ये फिर पेनिनसुला दिख गया, ये देखो ये पेनिनसुला दिख रहा है, ये भी पेनिनसुला है एक। पेनिनसुला मतलब जो तीनों साइड से पानी से घिरा होता है, ये इस पेनिनसुला को बोलते हैं, बहुत पूछा जाता है। ये फेमस पेनिनसुला है, इस वजह से बता रहा, सिनाई पेनिनसुला। कौन सा, सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। और ये प्रॉपर जो अरेबिया का पेनिनसुला है, ये प्रॉपर उसका मेरे साइड से एनालिसिस होता है डन। और अगर आपको इसका चेक करना हो तो मैं आपको एक बार इसका चेक करवा देता हूँ चीज़ें, कि आपको चीज़ें समझ आई या नहीं आई। क्या 2 मिनट रुकना, क्या दिक्कत आ गई, हाँ ठीक है, चलो सही है, आया समझ में। सिनाई पेनिनसुला, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, बबल मंदेब, हॉर्मुज, कुवैत, बहरैन, कतर, ये नाम अब आपको थोड़े फैमिलियर लगने चाहिए। अब यस इट इज़ पॉसिबल कि अभी याद ना हो, क्योंकि अभी पहली बार नहीं तो पढ़ा है आपने। जब इनको 2-2, 3-3 बार पढ़ोगे तो आई एम वेरी श्योर कि आपको ये याद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तब तक आप लोग भाई अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं और लग रहा है कि मतलब कि पेपर कहीं ना कहीं, अब अगर पेपर ऐसा आएगा तो हम कुछ करके अच्छा आ सकते हैं, अगर ऐसा आपको फील आ रहा है तो
चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। एंड ये अभी मैंने सिर्फ स्टार्ट किया है, अगर आपको लगे कि थोड़ा सा कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड मिल रहा है और चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो भी बताएं, क्योंकि आप लोगों का ही कहीं ना कहीं जो वो बोलते कि सपोर्ट या फिर मोटिवेशन, वही कहीं ना कहीं हमें इनकरेज करेगा इस चीज़ में फर्दर प्रोसीड के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। यही प्रॉपर एनालिसिस प्रॉपर यही है, वरना गूगल वो इसका ए इसका बी वो वाला तो यार फिर उससे आपका क्या ही बेनिफिट होगा, वो तो आप लोग खुद भी कर सकते हो। तो एनालिसिस तो मतलब यही होता है प्रॉपर एनालिसिस, बाकी फिर जैसा आपको ठीक लगे। बट एनालिसिस तो प्रॉपर यही है ना कि हम जाने तो एग्जामिनर कितनी डिमांड पूछ रहा है क्वेश्चन की। ये हो गया चलो एक, हाँ चलो ये ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी का आ गया। बट फिर एग्जामिनर ने कसम खा के रखी है भाई, मतलब हम मैपिंग का पीछा नहीं छोड़ेंगे। और अब आपको भी ये कसम खानी है क्या कि मैपिंग का सवाल आएगा तो सवाल बच के नहीं जाएगा क्या, क्योंकि हम मैपिंग को इतने अच्छे से करेंगे कि अगर सवाल आए तो हम एटलीस्ट सवाल से फाइट तो करें ही। अगर हम सवाल से फाइट कर रहे हैं दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमने उस चीज़ को थोड़े अच्छे से पढ़ रखा है। The correct sequence from north to south of the various passes called घाट in the western घाट, called घाट in the western घाट। हाँ, तो हमें पासेस दी गई हैं और वो पासेस में क्या पूछा गया, नॉर्थ से साउथ अरेंजमेंट। डायरेक्शन भी अब ज्योग्राफी में फेमस हो गई मुझे लगता है, मतलब नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ साउथ ही चल रहा है, नॉर्थ से साउथ में आना है। और कुछ समय पासेस दी गई हैं, उनका अरेंजमेंट पूछा गया। तो अरेंजमेंट देखेंगे हम क्या, थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट। थाल भोर पाल भोर, थाल पाल भोर पाल थाल, ये घाट अब क्या होता है इसका मैं सब समझाता हूँ आपको। सबसे पहले पासेस क्या होती, सवाल आता पासेस क्या होती। मतलब जब मैंने पहली बार पढ़ा पासेस तो मतलब एग्जाम में पास हो गया वाला फील आया था, बट ये वो वाला पास नहीं है। ये पासेस क्या होती, देखो अगर दो माउंटेन है आपस में, दो माउंटेन है और यहाँ ऐसे बीच में यहाँ भी माउंटेन है। अब इन दोनों माउंटेन से यहाँ से हमें यहाँ जाना, हम यहाँ जा सकते नहीं जा सकते। हम क्या करेंगे, इस माउंटेन को थोड़ा सा काट देंगे या फिर इस माउंटेन को थोड़ा समतल कर देंगे। और हमने जो ये माउंटेन अभी ऐसे थे, हमने इन्हें थोड़ा सा ऐसा कर दिया। जब हम इस माउंटेन को इससे इसकी कनेक्टिविटी बैठा पाए तो ये हमने यहाँ जो बैठा पाए, जो हमने यहाँ पे ये रास्ता बनाया, इसे ही बोलते पास। तो क्या बोलते पास, क्या है पास, माउंटेन एरिया में कनेक्टिविटी बैठाने के लिए जो भी हमने रूट बनाए दैट रूट आर कॉल्ड पास। दोबारा इसे हिंदी में बोलते दर्रे। दर्रे दर्रे मतलब दो पर्वत श्रृंखलाओं को आपस में उनमें सुगमता बढ़े, लोग वहाँ पहुँच पाए, उस वजह से यहाँ जैसे अपन लोगों ने जब वैष्णो माता जाते ना, अपन वैष्णो माता जाते या फिर कहीं ना कहीं अपन जब वो जम्मू एंड श्रीनगर साइड जाते तो उस साइड सर्दियों में आता कि कहीं ना कहीं अभी टूरिज्म अभी यात्रा रोक दी गई, क्योंकि पास पे कहीं ना कहीं बर्फ गिर गई। तो पास मतलब यही पास होती। आया समझ, चलो ठीक है आगे बढ़ते। पास समझ में आ गया हमें, ये माउंटेन पे जो रास्ता बनाया जाता है उन्हें पास बोलते, ठीक है। अब आया जो एग्जाम में पास आए उनको थोड़ा समझते हैं। उनके लिए मैं आपको थोड़ा सा इंडिया का मैप समझाता हूँ। चलो ये कुछ भारत का नक्शा, साउदर्न वाला एरिया देखते हैं। प्लीज इसको कोई वो उस तरीके से ना ले, बस मैं समझाने के लिए साउथ वाला ही बना रहा सिर्फ। चलो ठीक है, यहाँ है आपका महाराष्ट्र समझते हैं, ये है कर्नाटका और ये है केरल। महाराष्ट्र में दो पासेस हैं, उनके नाम याद रखने हैं आपको। ये है यहाँ पे, अब इसको थोड़ा यहाँ ये बनाना, आप भी बनाओ मेरे साथ। ये है मुंबई, मुंबई से दो जगह कनेक्ट होती हैं, एक ये जगह है और एक ये जगह है। देखो समझो, मैंने क्या बताया, ये तो है महाराष्ट्र, मुंबई से दो जगह कनेक्ट हो रही। एक इस जगह को बोलते हैं हम नासिक, एक को बोलते पुणे। नासिक पुणे तो सुना ही होगा, नासिक और पुणे, न पुणे और नासिक, हाँ सही है। तो मुंबई से दो जगह कनेक्ट हो रही, एक है नासिक और एक है पुणे। ऐसे ही हम यहाँ आएंगे केरल में,
ये केरल और ये तमिलनाडु है, ये भी बना लेते हैं। ये जो है ये वाला है, जो नीचे वाली ये स्टेट है, इसे बोलते हैं हम तमिलनाडु। क्या? तमिलनाडु। तो हम क्या देख रहे हैं, दो तो महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं, एक नासिक और ये पुणे, और यहाँ देखते हैं, यहाँ दो एरिया है, एक एरिया यहाँ पे है, ये देखो, सॉरी थोड़ा आई थिंक बोर्ड दिक्कत कर रहा है। ये देखो मैंने क्या बनाया, इसको इग्नोर करना है यार, ये क्या बन गया। ठीक है, अब ठीक है। हमने क्या देख रहा है, हमने देखा कि मुंबई से दो जगह कनेक्ट होती है, एक है नासिक और एक है पुणे, और एक यहाँ ये है आपका, ये कौन से स्टेट है, ये है केरल, और ये है इस साइड का, ये है तमिलनाडु। एक जगह केरल की, एक जगह तमिलनाडु की, और यहाँ पे एक जगह केरल की, एक जगह तमिलनाडु की। तो ये है इसको ये पास है एक, ये भी पास है एक, और ये भी एक पास है। टोटल 4 पास याद रखी जाती। साउथ इंडिया में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 4 पास याद रखी जाती। वैसे पास खुद में एक अपना एक खुद का अलग टॉपिक बन जाता कि नॉर्थ इंडिया में तो बहुत सी पास हैं, जैसे कि जोजिला है, बुर्जिला है, खरदुंगला है, सिक्किम में देखा जाए तो जिलेपला है, नाथुला है, नाकुला है, बोमडिला है, मिंतिका है, अगिल है, बहुत पासेस हैं। वो अपना नॉर्थ इंडिया में है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत जरूरी है, बट साउथ इंडिया में अभी अपन सिर्फ इन्हें समझते हैं। तो ये जो पास है इसका नाम है, इसका नाम याद रखना, ये जो पास है इसका नाम है ये, हाँ इसका अब मैं नाम बता रहा था सभी के, ठीक है। पहले ये जगह तो समझा दें यार, ये तो मैं पहले ही इतना भर गया, कैसे करे जाए, चलो ठीक है समझाते हैं। सबसे पहले ये मुंबई से नासिक, इसको बोलते हैं थाल घाट। कौन सी? सबसे पहले थाल घाट, फिर मुंबई टू पुणे भोर घाट, थाल भोर। उसके बाद ये एक जगह केरल की, एक जगह तमिलनाडु की। केरल की कौन सी जगह है? केरल की कौन सी जगह है? पलक्कड़। कौन सी जगह है केरल की? इस जगह को क्या बोलेंगे? कौन सी जगह है? पलक्कड़। केरल की कौन सी जगह है? पलक्कड़। दोबारा से देखते इसको, अरे यही समझा दे रहा है। केरल की कौन सी जगह? पलक्कड़। दोबारा से सब कुछ। और ये तमिलनाडु की कौन सी जगह है? कोयम्बटूर। कौन सी? कोयम्बटूर। केरल की पलक्कड़, यहां कोयम्बटूर, और यहां पे ये नीचे इसकी ये कौन सी जगह है? इसको याद रखो, तिरुनेलवेली। तिरुनेलवेली जगह है केरल की, और ये कौन सी जगह है यहाँ पे? तमिलनाडु की। ये कौन सी जगह है? तमिलनाडु की जगह होगी ये कौन सी? सोचो, ये होगी मदुरई। बहुत हो गया, बट जो वैसा है बस सब हटा देते हैं अपन। इससे जो हमारे एग्जाम से जरूरी चीजें हैं वो हमें याद रखनी। ये तो पता ही है सबको, ये केरल है और तमिलनाडु है, चलो ये हटा देते हैं, ठीक है। तमिलनाडु हटा दिया, यहाँ पे ये केरल हटा दिया, ठीक है। अब ये केरल वो चलने दो, चलो हाँ अब ठीक है। थोड़ा देखो यहाँ पे समझो, मुंबई में 2 पास, महाराष्ट्र में 2 पास हैं। एक मुंबई को नासिक से कनेक्ट करेगी, एक मुंबई को पुणे से कनेक्ट करेगी। मुंबई को जो नासिक से करेगी उसे बोलेंगे थाल, इसे बोलेंगे थाल, और जो मुंबई को पुणे से करेगी उसे बोलेंगे भोर। तो थाल और भोर दोनों कहाँ देखने को मिलेंगी? दोनों अपन को महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। और फिर उसके नीचे आए कर्नाटक में कोई पास नहीं है। फिर देन हमने पढ़ा कि केरल और तमिलनाडु में 2 पास हैं। केरल में यहाँ सबसे पहले ऊपर एक जगह है यहाँ केरल की, उसका नाम क्या है? उसकी जगह है पलक्कड़। क्या जगह है? पलक्कड़। पलक्कड़ ये जगह है, इसको इरेज कर दो।
हाँ ये जगह है पलक्कड़ और ये जगह है तिरुनेलवेली। हाँ पलक्कड़ को किससे जोड़ेगी, पलक्कड़ को किससे जोड़ेगी, पलक्कड़ को किससे जोड़ेगी, कोयम्बटूर से, पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ेगी। और नीचे वाली पास है वो तिरुनेलवेली को किससे जोड़ेगी, मदुरई से। हॉटस्पॉट ज्यादा हो गया होगा, दोबारा से कर लेते एक बार, क्या दिक्कत है। समझ में आना चाहिए बस। ये कर्नाटक छोटा बना दे रहा है क्योंकि कर्नाटक में अभी हमने कुछ पढ़ाना नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ बताया आपको, यहाँ 2 जगह हैं, सॉरी यार ज़्यादा हो गया। यहाँ मैंने बता दी है मुंबई, मुंबई से 2 जगह जुड़ेंगी, एक है पुणे और एक है नासिक। नासिक ऊपर है, सॉरी नासिक ऊपर है, पुणे नीचे है। मुंबई से नासिक जोड़ेंगे, कौन सी पास है, थालघाट। मुंबई से पुणे जोड़ेंगे, कौन सी है, बोरघाट। अब देन हम यहाँ आएंगे, ये क्या है आपका केरल और ये तमिलनाडु, यहाँ हमने पढ़ी थी एक, ये 2 पास ऐसी हैं। इस जगह को बोलते हैं कौन सी, बोलो। सबसे पहले पलक्कड़ टू कोयम्बटूर, पलक्कड़ टू कोयम्बटूर, बोलो एक बार, पलक्कड़ टू कोयम्बटूर, पलक्कड़ टू कोयम्बटूर। और नीचे वाली पास तिरुनेलवेली, तिरुनेलवेली टू मदुरई, तिरुनेलवेली टू मदुरई। ये कौन सी पास है, ये ऐसे ही, मतलब ऐसे ही, तभी भाई आंसर सही हो पाता है, मेहनत करनी पड़ती थोड़ी। यहाँ ये कौन सी पास है, थाल। ये कौन सी है, भोर। अब यहाँ आओ, मैंने बताया ये कौन सी पास है, इसका अब नाम बता रहे, इसका नाम है, ये जो पास, ये जो पास है इसका नाम है थाल, भोर, पाल, इसका नाम है पालघाट। और जो नीचे वाली है सबसे पहले, सबसे लास्ट वाली, इसका है सैनकोट। हमने क्या सीखा अभी तक कि साउथ इंडिया में 4 पास हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी। सबसे ऊपर थाल, फिर भोर, देन नीचे पाल और उसके नीचे सैनकोट। याद रखे तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट एंड सैनकोटा। चीजें समझ में आई, ये 4 पास। अब ऐसे ही करने पड़ते सवाल, तभी तो सॉल्व हो पाएंगे, वरना मैं आपको आंसर बता दूंगा। ये भी तो डाटा बताना चाहिए, कहीं क्यों ना कहीं, क्या पता अगली बार सैनकोटा से आ जाए सवाल कि सैनकोटा कहाँ है। स्टेटमेंट ही बना दे, चलो यहाँ से स्टेटमेंट प्रैक्टिस कर लेते। मैं अगर बोलूँ सैनकोटा पास लाई टू द नॉर्थ ऑफ पालघाट, बताओ ये सही है कि गलत। सैनकोटा पालघाट के नॉर्थ में है क्या, देखो स्टेट सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज ऐसे बहुत सवाल आते हैं, क्या नॉर्थ में है क्या साउथ में है, तो सैनकोटा लास्ट में है, ठीक है, ये याद रखेंगे। और इसी के साथ हमने क्या देखा, पहले आएगा थाल, फिर आएगा भोर, फिर आएगा पाल और फिर आएगा सैनकोटा। अब सवाल देख लेते हैं, सवाल क्या बोल रहा। थाल पाल, भाई नहीं ये तो गलत है। हमने क्या देखा, सबसे पहले क्या आएगा अपना थाल, सबसे पहले आएगा थाल, फिर आएगा भोर, ये दोनों किसके हैं, महाराष्ट्र के, फिर आएगा पालघाट और फिर आएगा सैनकोटा। और ये दोनों कहाँ जाते, ये केरल से तमिलनाडु साइड जाते, केरल से तमिलनाडु। थाल भोर पाल सैनकोट, थाल भोर पाल, ऑप्शन शुड बी बी। ये देखो भाई का गलत हो गया, क्या लगा के है, सी लगा के है। तो याद रखना ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर अपन अच्छे से मेहनत कर रहे तो फिर गलतियों के चांसेस कहीं ना कहीं कम हो ही जाते। अब आज का अपना ये लास्ट सवाल है और आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हो, मैं आपके साथ जस्टिस कर पाए हो, क्योंकि आप यहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो और टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। और अगर एनालिसिस एक्चुअली में एनालिसिस ना हो तो फिर कहीं ना कहीं वो सही नहीं है। और इससे आपको वैसे फ़ायदा तो होगा, जब आप रियल एग्जाम में बैठोगे तो ऐसे ही चीज़ें कनेक्ट करी जाती हैं वहाँ पे। चलो एक लास्ट सवाल है वो और देख लेते हैं। और जो भी अगर आपको वीडियो में अगर कोई कमी वगैरह नज़र आ रही है, मैं जल्दी बोल रहा हूँ या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं छोड़ रहा हूँ, तो वो आप ज़रूर बताएं, बेहिचक बताएं, क्योंकि अगर हमें हमारी कमज़ोरियों का पता नहीं चलेगा तो फिर कैसे हम उस चीज़ को सुधारेंगे। तो प्लीज़, जैसा कि इसके पहले जो वीडियो थी उसमें टेक्निकल एरर बहुत ज़्यादा आ गए थे एंड लोगों ने बताया तो उस पर हमने काम किया एंड इस बार थोड़ा सा मुझे पहले से तो बेटर लगा है, बट डोंट नो कि कितना सही है। बट ये आप लोग ज़रूर बताएं कि वीडियो वगैरह की जो क्वालिटी वगैरह है वो कैसा है, वो ज़रूर बताएं आप लोग। चलो ये देखते हैं।
एंड प्लीज़ इस चीज़ को लेके वो मतलब दिमाग में मत डालना कि मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट करवा रहा है, क्योंकि सवाल देखो, गुमराह मत हो पेपर के लिए, मतलब सवाल तो देखो सवाल कैसे आ रहे हैं, और जैसे सवाल आएंगे हमें वैसे ही तो पढ़ना पड़ेगा। अभी अरेबियन पेनिनसुला की उन्होंने एक सिर्फ पूछी कि कौन सी कंट्री है, तो हम ये क्यों प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि अरेबियन पेनिनसुला अगली बार वो उनकी नेबरिंग वाटर बॉडी भी पूछ सकती। तो इतना तो यार करना ही चाहिए, मतलब करना पड़ेगा। एक सवाल देखते हैं लास्ट वाला कौन सा देखें, फिर अब देन अपन आगे के लिए रखेंगे। ये तो हो गया शायद, हाँ हो गया। चलो ये कर लेते हैं, ठीक है। बोर्ड पूछेगा, कोई फैक्चुअल सवाल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर्ड इन हेडक्वार्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग बोर्ड इन इंडिया हेडक्वार्टर्स नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कुछ बोर्ड दिए गए और पूछे गए इनमें से किसका हेडक्वार्टर सही मैच नहीं है। चलो देखते हैं। इसका मैं मैपिंग से करवाऊंगा, मैपिंग से थोड़ा ज्यादा देर तक याद रहेगा आपको, ठीक है। यहां बनाओ, पहले हम कर्नाटक से बोले नहीं थे, लेकिन अब कर्नाटक से बोलेंगे। अब हम महाराष्ट्र से कम बोल रहे हैं, महाराष्ट्र को छोटा कर दो, कर्नाटक, यहाँ पे केरल, कर्नाटक, और यहाँ वेस्ट बंगाल से भी बोलेंगे थोड़ा सा। कॉफी बोर्ड हैदराबाद में है क्या? नहीं। कॉफी याद करो, कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ होती? कॉफी आपका कर्नाटक में सबसे ज्यादा होती। कर्नाटक में भी अगर याद करो तो बाबा बुदन हिल्स है, कुद्रेमुख है, ये कहीं ना कहीं वो जगह हैं जो कॉफ़ी के लिए काफ़ी फेमस हैं। तो अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं क्या कि यहाँ पे कॉफ़ी का हेडक्वार्टर मिलेगा, कॉफ़ी का मिलेगा बेंगलोर, कर्नाटक। सॉरी थोड़ा राइटिंग है यार बेकार, हाँ बेंगलोर। एंड प्लीज़ जो भी कमियां हो आप वो ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर हमें कमियां पता नहीं चलेंगी तो हम कैसे उस पर काम कर पाएंगे। बेंगलोर में है किसका? कॉफ़ी का हेडक्वार्टर। अब कॉफ़ी पे अगर अपन ने सपोज करो ये कॉफ़ी का अपना कॉफ़ी है, कॉफ़ी में अगर हम अपन मसाला पुट करेंगे तो मसाला कहाँ जाएगा? नीचे ठहरेगा ना। तो मसाला मतलब स्पाइस, यानी कि कॉफ़ी के नीचे आएगा मसाला, यहाँ आएगा स्पाइस। और कॉफ़ी के नीचे क्या है? यहाँ पे कॉफ़ी के नीचे, कर्नाटक के नीचे केरल, तो मसाला कहाँ आ गया? नीचे ठहर गया, तो यहाँ आ गया स्पाइस। यहाँ स्पाइस का हेडक्वार्टर है, स्पाइसेस, हाँ ठीक है, कोची केरल से ही तो है। कोची कहाँ है? कोची है आपका केरल में, स्पाइस कोची केरल में आ गया। बेंगलोर कर्नाटक में, यहाँ पे कॉफ़ी वाला सिस्टम कर दो। कॉफ़ी में हमने क्या डाला? कॉफ़ी में हमने मसाला डाला, मसाला कहाँ आ गया? मसाला हमने कॉफ़ी के क्या उसमें डाला तो कहाँ गया? नीचे आ गया, मसाला ठहर गया, ये हो गया। अब आता टी बोर्ड। टी के लिए तो मतलब क्या ही, टी वेस्ट बंगाल, आसाम और ये जो बिहार वाला एरिया है, ये बिहार में तो थोड़ा कम है बट थोड़ा बहुत बोल सकते। अगर टी की बात करें, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और यहाँ पे आसाम, ये वाला एरिया बहुत फेमस है। ईस्ट वाला जो ईस्टर्न कोस्ट है ये काफ़ी फेमस है। तो टी का बोर्ड कोलकाता में है, हाँ एकदम सही बात है। रबर का बोर्ड कोट्टायम, हाँ याद रखो इसका, यहाँ पे ये यहाँ कोट्टा रबर कॉफ़ी बोर्ड कर्नाटका, ठीक है, हाँ कोट्टायम केरल, सॉरी सही तो है, यहाँ कर दो कोट्टायम। कोट्टायम भी कहाँ है? केरल में है। कोट्टायम भी कहाँ है? केरल में, यानी कि रबड़ भी कहाँ जाएगी अपनी? रबड़ भी केरल में जाएगी। रबड़ केरल में है आई थिंक, केरल रबड़ का हेडक्वार्टर कोट्टायम, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक इसका केरल ही है वैसे, बट आप इसका एक बार चेक जरूर कर लेना। केरल और तमिलनाडु में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, आई थिंक इसका केरल ही है, बट प्लीज़ बी श्योर, आप इसको एक बार चेक कर लेना कि मैं गलत तो इन्फॉर्मेशन डिलीवर नहीं कर सकता आपको। आई थिंक इसका केरल ही है, मोस्टली केरल जाएगा, बट थोड़ा सा लग रहा मेरे को कहीं तमिलनाडु भी हो सकता है शायद, तो इसका आप देख लेना, कोट्टायम चेक कर लेना। वैसे मोस्टली केरल साइड जाना, बट फिर भी एक बार चेक जरूर कर लेना। बेंगलोर कॉफ़ी का हो गया, कोची स्पाइस का हो गया, वो भी केरल में जाएगा।
कोट्टायम, वो भी कहीं ना कहीं कहाँ जाएगा, केरल में जाएगा। मेरे साइड से अभी केरल में जा रहा, बाकी एक बार आप प्लीज़ ज़रूर इसको देख लें। और टी का कोलकाता जाएगा, लेकिन कॉफ़ी यहाँ पे, ओहो ये गलत है भाई, यहाँ पे कॉफ़ी का यहाँ पे क्या देगा, हैदराबाद। हैदराबाद नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे कॉफ़ी का, बेंगलोर। ठीक है, तो ये अपना हेडक्वार्टर वाला भी सवाल हो गया। आज हमने अराउंड 9-10 सवाल किए, बट आप जनरली बताइए क्या 9-10 सवाल जो अपन ने किए ऐसी तरीके से अपन को आगे पढ़ना है, या फिर आप वही बता दीजिए मेरे को कि अपन को सिर्फ आंसर डिस्कस करनी है, क्योंकि आंसर डिस्कस करने से अपना पर्पज नहीं निकलेगा। अगर मैं आपके यहाँ 40 या 50 मिनट ले भी रहा हूँ तो मतलब मैं कैसे जस्टिफाई करूँगा अगर उससे रिलेटेड सवाल अब इससे रिलेटेड अगर इन चारों से रिलेटेड अगर सवाल आ गया तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देखा है अच्छे से और मैंने ये जिस तरीके से मैपिंग से किया है तो आपको इतना दिमाग इतना क्लियर होगा क्या कि मैंने एक टी वो जो कॉफ़ी का कप लिया तो कॉफ़ी ऊपर है, जो मसाला आगे नीचे ठहर गया, उसी मसाले के साथ सपोज करो रबड़ भी आ गई, दोनों ही उसमें चले गए, तो दोनों कहाँ आ गए, दोनों नीचे आ गए, केरल में आ गए। और टी तो फिर पता ही है, टी सबसे ज़्यादा कहाँ की फेमस है, आसाम की दार्जिलिंग। याद करो दार्जिलिंग हिल्स कहाँ है, आसाम में, आसाम वेस्ट बंगाल वाले एरिया में, तो ये वहाँ की फेमस है। और इसी के साथ आज का जो आपका एनालिसिस है वो ख़त्म होता है। और बाकी आपका जो भी सजेशन है वो प्लीज़ आप ज़रूर बताएं, और जो भी अगर वीडियो में कमियां हैं, जो भी अगर मेरे साइड से फॉल्ट हो रहे हैं उन्हें भी ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, और अगर मैं कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में थोड़ा भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो पा रहा हूँ तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और जो भी आपकी राय हो वो ज़रूर बताएं। और पढ़ाई में अगर आपको कैसी भी कोई भी इशू आ रहा हो, खासकर हिस्ट्री और ज्योग्राफी में, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी वेरी ग्रेट टू हेल्प यू। मतलब बहुत अच्छा लगेगा मेरे को कि अगर आप लोग अपनी समस्या को पूछेंगे। थैंक यू।